अपराध क्या है? वायलेशन ऑफ लॉ। ठीक है, व्हाट इज ऑफेंस? वायलेशन ऑफ लॉ। विच लॉ? विच इज इन फोर्स। ये जो स्टेटमेंट है वो कहीं ना कहीं जुडिशरी को भी थोड़ा सा कंस्ट्रेंट कर रही है। एक्यूज कह रहा है कि मैं अपना डीएनए नहीं करवाना चाहता। ठीक है ना? तो रेप केसेस में कंपल्शन। आर्टिकल 20 फर्स्ट पॉइंट जो है दैट इज कॉल्ड एज एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ठीक, आर्टिकल 20 फर्स्ट पॉइंट क्या है? एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ठीक है, चलिए, है ना? एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ मतलब क्या? जो एक्सप्लेनेशन दिया है ना फर्स्ट पॉइंट 20 का 1, ठीक है, उसी के लिए टर्म क्या यूज करते हैं? एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ठीक, दैट मींस नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट द वायलेशन ऑफ लॉ विच इज इन फोर्स। ठीक है ना? कोई अगर लॉ बनाया गया है जो एक्टिव है, ठीक, उसका अगर वायलेशन होता है तभी वो क्या कहलाएगा? ऑफेंस कहलाएगा। ठीक है, ऑफेंस मतलब अपराध की श्रेणी में। ठीक है, अपराध क्या है? वायलेशन ऑफ लॉ। ठीक है, व्हाट इज ऑफेंस? वायलेशन ऑफ लॉ। विच लॉ? विच इज इन फोर्स। ठीक है, जो कानून, जो लॉ एक्टिव है उसका अगर वायलेशन किया जाएगा तभी वो क्या कहलाएगा? ऑफेंस कहलाएगा। ठीक, क्लियर हुआ ये, है ना? अच्छा, इसमें भी ऑफेंस की जो पनिशमेंट होगी, ठीक है, वो उतनी ही पनिशमेंट दी जाएगी एज प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ। ठीक है ना? भाई अपराध हुआ है तो अपराध के लिए कुछ सजा होगी। ठीक, तो सजा कितनी होगी? जितनी कानून में लिखी गई हो, उससे अधिक सजा नहीं दी जा सकती। क्लियर हुआ ये बात? समझ में आई, है ना? तो यही एक्सप्लेनेशन किसका है? एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ठीक है ना? लिखिएगा एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ठीक ना? टर्म क्या कह रहा है? नो पर्सन। ठीक है, क्या टर्म है? नो पर्सन मतलब सर ये आर्टिकल सिटीजन तक स्पेसिफाइड नहीं है। ठीक है, हमने लिखा था कि भाई, है ना, विच आर द आर्टिकल्स ओनली फॉर सिटीजन। ठीक है, 15, 16, 19, 29 एंड 30। ठीक है, तो 15, 16, 19 ये पढ़ लिए हम लोग। ठीक है, ये किसके लिए था? ओनली फॉर सिटीजन। ठीक, ओनली फॉर सिटीजन। ठीक है, 20 हम लोग देख रहे हैं, क्या टर्म है सर? नो पर्सन। नो पर्सन मतलब ये सभी के लिए, ऑल दोस पीपल विच आर रिसाइडिंग विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, जो भी इस भारत में, है ना, इसकी टेरिटरी के अंदर हैं, ठीक, उन सभी पर आर्टिकल 20 एप्लीकेबल होगा। ठीक है, सभी को प्रोटेक्ट किया गया है। ठीक, चलिए लिखिएगा एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ठीक, लिखेंगे नो पर्सन एज इट इज टर्मिनोलॉजी जो है वही हम लिखेंगे। नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस। ऑफेंस के बाद ब्रैकेट में लिखिएगा वायलेशन ऑफ लॉ। ठीक है, ऑफ एनी ऑफेंस, ब्रैकेट में लिखेंगे वायलेशन ऑफ लॉ। ठीक, ऑफ एनी ऑफेंस except the violation of law which is in force, except the violation of law which is in force। ठीक है ना? which is in force at the time of commission of such act, at the time of commission of such act, at the time of commission of such act। The punishment of such offense, the punishment of such offense, ठीक है, shall not be greater than, shall not be greater than, shall not be greater than as prescribed by law, shall not be greater than as prescribed by law।
ठीक, ये क्लियर है ना? चलिए, तो जो लॉ इन फोर्स है उसके वायलेशन के लिए उसका वायलेशन क्या कहलाएगा? ऑफेंस कहलाएगा। उस ऑफेंस के लिए पेनाल्टी होगी, पनिशमेंट होगी, ठीक है, और वो पनिशमेंट कितनी होगी? एज नॉट ग्रेटर देन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ, ठीक है ना? मतलब अपने मन से कुछ भी जजमेंट नहीं दे सकते, ठीक है ना? जैसा कानून में लिखा है, जैसा लॉ में प्रिस्क्राइब्ड है, वैसा ही आपको डिसीजन देना है, वैसा ही आपको पेनाल्टी या पनिशमेंट प्रोवाइड करनी है, ठीक। चलिए, ये हो गया क्या हमारा? एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ठीक है। सेकंड, नेक्स्ट लिखिएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट में देखिए क्या कह रहा है? नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, ठीक है ना? ये क्या लाता है? नो डबल जेपार्डी, ठीक है, नो डबल जेपार्डी, ठीक है। मतलब एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी, ठीक, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी, ठीक, नो डबल जेपार्डी, ठीक। लिखिएगा, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड और एंड पनिश्ड, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड, no person shall be prosecuted and punished for the same offense more than once, for the same offense more than once, ठीक। no double jeopardy, no person shall be prosecuted or punished for the same offense more than once, है ना? मतलब क्या है सर कि एक बार जो ऑफेंस हुआ है, जो क्राइम हुआ है, उसके लिए सजा एक ही बार मिलेगी, ठीक है ना? बार बार उसी के लिए सजा नहीं देते जाएंगे, ठीक। चल नेक्स्ट लिखिएगा फिर थर्ड, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है? नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ठीक। इसमें देखिए क्या कह रहा है? नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, ठीक है ना? कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे जो क्या है? एक्यूज्ड है, ठीक है ना? जिसे या पनिश किया जा रहा है, ठीक, वो अपने अगेंस्ट भी गवाही नहीं दे सकता या अपने लिए भी गवाही नहीं दे सकता, अपने लिए विटनेस नहीं हो सकता वो, ठीक है। मतलब एक्यूज एज अ विटनेस नहीं माना जाएगा। क्लियर हो रहा है ये? ठीक है भाई, कोई भी व्यक्ति है ना? इसमें अभी हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे। एक ना कहावत है कि भाई अगर आपको टास्क दिया जाए कि शेर पकड़ना है, ठीक है, तो एक तरीका क्या है कि आप जंगल जाइए, जाल बिछाइए, ठीक है, और फिर वहां इंतजार करिए और शेर को पकड़िए, ठीक। और दूसरा तरीका क्या है कि एक बिल्ली को पकड़ो और उसको तब तक मारो जब तक वो ये ना कहे कि मैं शेर हूं, ठीक है। समझ में आया ये? है ना? तो भाई बिल्ली खुद को कह रही है क्या कि मैं शेर हूं, तो ये नहीं माना जाएगा, है ना? वो एक्यूज है अभी, ठीक है। एक पर्सन चाहे, है ना, एक्यूज है, वो जितना भी कहे कि भाई नहीं मैंने क्राइम किया है या मैं नॉन गिल्टी हूं, मैंने क्राइम नहीं किया है, उसकी है ना, उसको आप एज विटनेस नहीं मानेंगे, ठीक। यही क्या कह रहा है? नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ठीक है ना? लिखिएगा, नो पर्सन एक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस, no person accused of any offense shall be compelled to witness against himself, shall be compelled to witness against himself, ठीक है ना? ये ध्यान रखिएगा, ये तीनों नाम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, डबल जेपार्डी और सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ठीक है। चलिए, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ क्या कह रहा है? ठीक है भाई, अगर अपराध है तो अपराध क्या माना जाएगा? व्हाट इज ऑफेंस? वायलेशन ऑफ लॉ। विच टाइप ऑफ लॉ? विच इज इन फोर्स, है ना, जो एक्टिव है अभी, ठीक है। ऐसे लॉ का अगर वायलेशन होता है तभी क्या कहलाएगा? वो ऑफेंस होगा। अब ऑफेंस के लिए पनिशमेंट या पेनाल्टी होगी, ठीक है, तो वो कितनी होगी? एज प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ,
ठीक है, एज प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ। ये क्लियर है समझ में, ये है ना। चलिए, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, है ना, थोड़ा सा और चर्चा करते हैं सर। ये लिख लिया हमने, ठीक है। अभी हम अपने एग्जाम के हिसाब से बात करें सर तो इतना ही सफिशिएंट है, ठीक है ना। एक दो चीजें और उसमें हम लोग ऐड कर लेंगे, ठीक है। एक थोड़ी सी इस पर एक चर्चा कर लेते हैं, ठीक। तो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ क्या कह रहा है कि भाई ऑफेंस वही होगा दैट इज वायलेशन ऑफ लॉ, विच टाइप ऑफ लॉ, विच इज इन फोर्स, और उसकी पनिशमेंट क्या होगी, एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द लॉ, ठीक है। वही पनिशमेंट आपको देना है, ठीक। नाउ ये जो स्टेटमेंट है वो कहीं ना कहीं जुडिशरी को भी थोड़ा सा कंस्ट्रेंट कर रही है, ठीक है, कि जुडिशरी क्या करेगी, प्रोसीजर फॉलो करेगी, ठीक है ना। तो एक टर्म आता है हमारे पास, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है ना। क्या का टर्म है, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक। मतलब आपसे अगर कहा जाए आप अधिकारी बन गए, ठीक है, आप अधिकारी बन गए, आपके पास एक टास्क आया कि भाई मुझे इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। तो आप अपने मन से जाकर के अपने हिसाब से उस पॉलिसी को अपने तरीके से इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। यू हैव टू रीड द डॉक्यूमेंट कि भाई उस पॉलिसी में क्या प्रोसीजर दिया गया है, ठीक है, किस तरह से इसमें काम करना है, किसको क्या पावर दिए गए हैं, ठीक। एंड अकॉर्डिंग टू दैट प्रोसीजर यू आर गोइंग टू इंप्लीमेंट सच पॉलिसीज। क्लियर हुआ ये, ठीक है। तो बेसिकली आप क्या फॉलो कर रहे हैं, लॉ को, है ना। जैसा उस लॉ में प्रिस्क्राइब्ड है, जैसा स्टैंडर्ड प्रोसीजर दिया गया है, उसी को आपको क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक है। आप उतना ही काम करेंगे जितना आपके अंडर, जितना आपके पावर में है, जो आपका क्षेत्राधिकार है, ठीक। क्लियर हो रहा है ये। सेम गोज विद जुडिशरी, है ना। अगर जुडिशरी के सामने कोई है ना एक केस आया, ठीक है ना, एक अपराधी है ना, एक एक्यूज थे, उन पर अपराध सिद्ध हो गया, ऑफेंस जो है वो, ठीक है, स्टैब्लिश कर गया, ठीक। अब जुडिशरी को क्या करना है, जजमेंट देना है, ठीक है। अब जुडिशरी जजमेंट में पेनाल्टी देगी, पनिशमेंट देगी, जो भी इंप्लीमेंट करेगी, ठीक, वो किसके अकॉर्डिंग होगा, लॉ के अकॉर्डिंग, है ना। वो देखेंगे कि भाई ये आईपीसी की कौन सी धारा दी गई है, इस धारा में इस अपराध के लिए क्या लिखा गया है, ठीक है, और उसके लिए क्या सजा का प्रावधान है, ठीक है, और उसकी के अकॉर्डिंग वो क्या करेंगे, जजमेंट देंगे। क्लियर हो रहा है ये, ठीक है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, क्या फॉलो हो रहा है सर, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है ना। यहां पर एक टर्म छूट जाता है, दैट इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। क्या छूट रहा है सर, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, है ना। यही ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एक प्रिंसिपल लेकर के आता है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है। क्या प्रिंसिपल है, नेचुरल जस्टिस, ठीक है ना। इसको इस तरह से समझिएगा कि भाई, है ना, आपके ऊपर एक एक्यूजिशन आया, ठीक है, आप एक एक्यूज हैं कि आपने एक व्यक्ति का मर्डर कर दिया, ठीक है, आपने उसको शूट कर दिया, ठीक। क्लियर हुआ ये, है ना। अब जो भी आईपीसी के तहत धाराएं होंगी वो आप पर लगाई जाएंगी, ठीक है ना। लेकिन अब यहां पर जब हम केस पर चलें और सिचुएशन को देखें कि भाई क्या सिनेरियो था, ठीक है, ऐसी क्या मजबूरी हुई दैट यू आर सपोज टू शूट समवन, ठीक, आपने किसी पर इस तरह से अपराध किया है, आपने किसी को शूट कर दिया, ठीक है। तब केस सिनेरियो में समझ में आया कि भाई वो व्यक्ति थ्रेटन कर रहा था आपके किसी फैमिली मेंबर को, ठीक है, आपकी भी लाइफ को थ्रेटन कर रहा था, ठीक। तो आपने क्या किया है, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए आपने ऐसा एक्शन लिया। क्लियर हो रहा है ये, ठीक है। अब जब हम इन सारी चीजों को जब जज कर रहे हैं तो हम कहां जा रहे हैं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है। भाई किसी एक बूढ़े व्यक्ति पर अपराध सिद्ध हुआ, है ना, 80 साल की उम्र है, ठीक है ना। इसी तरह का कोई ऑफेंस अगर उन पे कमिट होता है, अब आप उनको क्या कह रहे हैं कि भाई इनको कैपिटल पनिशमेंट दी जाएगी, ठीक है। एज क्या है, 80 ईयर्स, ठीक। आप उनको क्या कर रहे हैं, कैपिटल, क्यों, क्योंकि प्रोसेस में कैपिटल पनिशमेंट का प्रावधान है। क्लियर हो रहा है ये, ठीक है ना। आप सर्कमस्टेंसेस भी देखिए, ठीक, परिस्थिति क्या थी, ठीक है। ये प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये प्रोसेस कहां का है, यूके, ठीक है। एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यूएस, जहां पर हम नेचुरल जस्टिस को भी कंसिडर करते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। क्लियर है ये, ठीक है। अब ये प्रिंसिपल कहीं मेंशन नहीं है सर, इंडियन सिस्टम में या इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मेंशन नहीं है, ठीक। लेकिन कई बार ऐसे इंस्टेंस होते हैं जहां पे जुडिशरी जो है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करती है,
नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो करती है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? आई बात समझ में? चलिए, है ना। तो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ से हम लोग इसको कनेक्ट करके समझ लिए कि व्हाट इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड व्हाट इज प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, सिंपल सा एक फैक्ट हो गया सर कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहां का है? यूएस कॉन्सेप्ट है, एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ कहां का है? यूके कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नो डबल जेपार्डी। ठीक है ना, कि सर एक ऑफेंस के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी, है ना। सिंगल ऑफेंस के लिए मल्टीपल पनिशमेंट का प्रोविजन नहीं है। ये क्या कह रहा है? नो डबल जेपार्डी। ठीक, इसका अर्थ क्या है कि भाई एक व्यक्ति ने मान लीजिए चोरी की, ठीक है, एक घर पे चोरी की, ठीक, अब वो पकड़ा गया, अपराध सिद्ध हुआ, उसे सजा मिल गई। ठीक है, अब जो सजा पा करके बाहर आ गया, ठीक, तो उसके बाद जो है ना विक्टिम था, वो फिर नहीं कह सकता कि भाई मेरे यहाँ चोरी हुई थी, इसको वापस सजा दो, इसी ने अपराध किया था। ठीक है ना, वो क्राइम हुआ, क्राइम की पनिशमेंट हुई, ठीक, तो वो क्राइम और पनिशमेंट ये एक साथ क्या हो गए? नलिफाई हो गए। ठीक है, अब वो क्राइम एक्टिव नहीं है, तो उसके लिए पनिशमेंट भी नहीं है। क्लियर हुआ ये? ठीक है, कि भाई एक बार क्राइम हुआ, ठीक है ना, एक बार क्राइम हुआ, उसकी सजा मिल गई, ठीक है, सजा मिल गई। अब उसके बाद दोबारा आप नहीं कहेंगे कि नहीं नहीं इसने, है ना, इस दिन पे मेरे यहाँ चोरी की थी, और फिर से आप केस फाइल कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इससे प्रोटेक्ट किया गया है कि एक अपराध अगर सजा मिल गई है तो उसके बाद वो नल एंड वॉइड है। ठीक है, क्लियर हुआ ये, है ना। अब मान लीजिए एक व्यक्ति, वही व्यक्ति, है ना, एक चोर है, वो मिस्टर ए के यहां चोरी करता है। ठीक है, आज उसने चोरी की, ठीक है, उसको सजा मिली, एक साल बाद वो सजा पा करके वापस आ गया। जब वापस आया तो फिर कहां गया? मिस्टर ए के घर, फिर चोरी की। ठीक है, सेम क्राइम है सर, है ना, तो इस पे फिर सजा मिलेगी। ठीक है ना, क्योंकि सर टाइम अलग अलग है इसमें। ठीक है, नेचर ऑफ क्राइम सेम है, क्राइम सेम नहीं है। ठीक है, अपराध जिस प्रकार का अपराध है वो एक ही है, लेकिन वह, है ना, अलग अलग समय पर किया गया। ठीक है, एक ही व्यक्ति पर हुआ, विक्टिम भी वही है, एक्यूज भी वही है, ठीक है, लेकिन टाइम अलग अलग है। ठीक, तो ये दो सेपरेट क्राइम हो गए, इसके लिए सजा मिलेगी। क्लियर है ये बात? समझ में आई, है ना। तो ऐसा नहीं है कि सर एक के घर चोरी किया, दोबारा उसी के घर चोरी कर लिया, तो एक बार सजा मिल गई है, दोबारा नहीं मिलेगी। ठीक है, वो फिर फ्रेश न्यू क्राइम हो गया। ठीक, क्लियर हुआ ये, है ना। ये क्या हो गया हमारा? दो, नो डबल जेपार्डी। ठीक, हाँ, एक पर्सन एक ही टाइम पे कैसे? दोनों क्या चोरी किया है? ठीक, नहीं, एक ही। ठीक है, नेचर ऑफ क्राइम क्या है? सेम है, अपराध का प्रकार सेम है। ठीक है, तो सजा चोरी की ही होगी। नहीं, उस पे देखिए डेफिनेशन है ना, कि मान लीजिए से चोरी किया कि डकैती किया कि डाका डाला है, ठीक है, तो वो नेचर अलग अलग हो जाता है। ठीक है ना, चोरी की सजा अलग है, डकैती की अलग है। ठीक है ना, तो वो फिर आप आईपीसी वगैरह जब पढ़ेंगे ना, हालांकि आपको पढ़ना नहीं है वो सब में, ठीक है, लेकिन ये एलएलबी वाले थोड़ा या पुलिस वाले थोड़ा ज्यादा समझते हैं, ठीक, कि वो नेचर वहां से डिफाइन हो। इसलिए तो जब भी है ना एफआईआर या जब रिपोर्ट लिखी जाती है तो वो बहुत डिटेल्ड रहती है, किस समय किया, कितने लोग थे, कैसे एंटर किया, ठीक है ना, क्या अपराध किया उसने, इसको पूरा, क्योंकि इसी पर बेस्ड क्या होगा फिर, है ना, जजमेंट इसी पर बेस्ड होगा। जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दी गई है उसी के, है ना, उसी के अनुसार धाराएं लगाई जाएंगी और फिर उसके अनुसार जजमेंट होगा। ठीक है, आप जो कह रहे हैं सर कि उसने एक ही दिन में दो अलग अलग जगह चोरी की, तो सजा किसकी मिलेगी? चोरी की। ठीक है, क्योंकि नेचर क्या है? थेफ्ट। क्राइम क्या है ना, चोरी, थेफ्ट है, तो उसके लिए वही सजा मिलेगी। ठीक है, हाँ, अब वो आ जाता है कि भाई मल्टीपल किया है तो उसके लिए पनिशमेंट कुछ और होगी। ठीक है, क्लियर है ये, है ना। चलिए, हाँ, नेक्स्ट क्या है? नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ठीक है, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ये हमने क्या देखा कि भाई जो एक्यूज है, ठीक, वो अपने लिए विटनेस नहीं बन सकता, खुद के लिए गवाही नहीं दे सकता।
ठीक है, गवाही कैसी सर? वो ये भी नहीं कह सकता कि भाई मैं गिल्टी हूं। ठीक, अगर मान लीजिए वो कोर्ट में खड़े होकर कह देता है कि नो आई एक्सेप्ट दैट आई एम गिल्टी, ठीक है, तब भी जजमेंट या कोर्ट ये नहीं मानेगा कि भाई अपने इसने कबूल कर लिया, इसने एक्सेप्ट कर लिया, तो अब सीधा जजमेंट दे दिया जाए। ठीक है, दैट हैज टू बी प्रूव्ड इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट। ठीक है, स्टेट को उसे प्रूव करना पड़ेगा। ठीक, हाँ, विटनेस के या फिर जब एक्यूज को है ना अरेस्ट किया जाता है तब उसकी स्टेटमेंट ली जाती है। ठीक है, लेकिन वो स्टेटमेंट कोर्ट में परमिसिबल नहीं होती, चाहे उस स्टेटमेंट में कुछ भी कहा गया। ठीक, वो सिर्फ और सिर्फ हेल्प किस में करेगी? इन्वेस्टिगेशन पे। ठीक है ना, वो जांच विवेचना करने पर वो हेल्प करती है, वो कोर्ट में परमिसिबल नहीं होती। ठीक है, इसलिए कोर्ट क्या कहता है कि भाई है ना देयर आर सर्टेन टेस्ट्स, पॉलीग्राफ टेस्ट हो गया, ठीक है, डीएनए टेस्ट हो गया, ठीक, फिर आपका एक होता है लाई डिटेक्टर टेस्ट। ठीक है ना, तो इन सारे टेस्ट में जो गवाही है ना, किस पर टेस्ट हो रहा है? एक्यूज पर। ठीक है, तो जो भी एविडेंस निकलेगा वो एक्यूज के ऊपर से निकलेगा। ठीक, तो कोर्ट उसको भी कभी कभी एडमिसिबल नहीं मानता। ठीक है, क्लियर है? ये आ रहा है समझ में, है ना? चलिए, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ठीक है, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ठीक ना, इसमें एक्सेप्शन ये है ना, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन में कि देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ कमेंट्स एक्ट्स, है ना, कुछ ऐसे ऑफेंस हैं जब नेशनल सिक्योरिटी पे बात आती है। ठीक है ना, उसके प्रोटेक्शन के लिए जो लॉ बनाए गए हैं, ठीक है ना, उन कुछ लॉज में सेल्फ इंक्रिमिनेशन का प्रावधान दिया गया है कि व्यक्ति अगर अपने खिलाफ गवाही देता है तो दैट शैल बी ट्रीटेड एज एन एविडेंस। ठीक है, जैसे टाडा, पोटा, एनएसए, ये कुछ लॉज हैं, ये कुछ एक्ट्स हैं जहां पर सेल्फ इंक्रिमिनेशन को एडमिसिबल किया जाता है। ठीक है ना, अगर एक्यूज खुद ही कह रहा है कि उसने क्राइम कमिट किया है, ठीक है, तो उसे परमिसिबल माना जाएगा। क्लियर है ये? ठीक है, तो टाडा, पोटा, एनएसए, ये नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन के एक्सेप्शन हो जाते हैं। ठीक है ना, दीज आर एक्सेप्शंस। क्लियर हुआ ये? आ रहा है समझ में? ठीक, चलिए, है ना, बाकी सारी जगह पे सर अगर है ना पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है, लाई डिटेक्टर टेस्ट हो रहा है, ठीक है, कोर्ट इसकी परमिशन दे देता है, आप कर लीजिए, ठीक है ना, लेकिन इसको कोर्ट एडमिसिबल नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर है ना? जब से है ना डीएनए रेप के केसेस में है ना कोर्ट क्या कहता है कि आप डीएनए टेस्ट कर सकते हैं, और भी कई केसेस हैं जिसमें डीएनए टेस्ट एडमिसिबल होता है। ठीक है ना, अब डीएनए टेस्ट में है ना एक पॉइंट फिर ये भी आता है आर्टिकल 19 का, ठीक है, एक्सप्रेशन, है ना, मैं नहीं करवाना चाहता, एक्यूज कह रहा है कि मैं अपना डीएनए नहीं करवाना चाहता। ठीक है ना, तो रेप केसेस में कंपल्शन है। ठीक है, जुडिशरी क्या कहती है? रेप केसेस में ये कंपल्शन है। ठीक है, मोलेस्टेशन और इन सब के केसेस में कंपल्शन है, अदर केसेस में कंपल्शन नहीं है। अगर एक्यूज की परमिशन होगी तब आप कर सकते हैं, परमिशन नहीं है तो आप नहीं कर सकते। बात समझ में आई? ठीक है, क्योंकि उससे जो एविडेंस आएगा वो किसको? एक्यूज को ही इंक्रिमिनेट कर रहा है। ठीक है ना, उसी को सजा दिलाने में हेल्प कर रहा है, और एविडेंस दिया किसने? एक्यूज ने। ठीक है, क्लियर हुआ है ना? तो वो भी केस किसमें आ जाता है आपका? सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ठीक, लेकिन उस पर एक्सेप्शन क्या है कि रेप केसेस में इसको एक्सेप्ट किया गया है ना, एक्सेप्शन दिया गया है कि उसमें कंपल्शन है। ठीक, अगर स्टेट ये मांग करता है कि उसे डीएनए टेस्ट करवाना है तो एक्यूज को अपना डीएनए प्रोवाइड करना पड़ेगा, ब्लड सैंपल प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है ये? चलिए, है ना, तो ये हो गए सेल्फ इंक्रिमिनेशन के कुछ एग्जांपल, एक्सेप्शंस। ठीक, क्लियर है ना? चलो बढ़ते हैं फिर आगे। ठीक है, एग्जाम वगैरह में आ गया तो कुछ आप एक्सेप्शंस लिख सकते हैं सेल्फ इंक्रिमिनेशन का, भाई टाटा, पोटा, इन सब वगैरह में। ठीक है ना, इसमें जैसे एक है ना एक एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ में निर्भया केस जैसे है ना आप लोग सुने होंगे। ठीक है ना, तो निर्भया केस में जो एक्यूज थे, ठीक है, जो अपराधी थे, उन्हें फिर पनिशमेंट दी गई, कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट मींस है ना डेथ पनिशमेंट दी गई, इधर डेथ सेंटेंस और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, ये हो गया कैपिटल पनिशमेंट। ठीक, नाउ कैपिटल पनिशमेंट क्यों बनी उसमें? रिगरस, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस, हिनियस क्राइम, ये सब इस केस के बाद लॉ बना है।
ठीक है ना, इस केस के बाद बना, है ना, केस 2013 का है, लॉ बना 2014 में, ठीक है ना। तो वहां पे कैपिटल पनिशमेंट इसलिए हुई बिकॉज जो विक्टिम थी उनकी डेथ हो गई, ठीक है ना। अगर नहीं हुई होती डेथ तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या रहता, रेप केस रहता, और उसमें कैपिटल पनिशमेंट का प्रोविजन नहीं था, उस समय नहीं था। समझ में आई बात ये, ठीक है ना। बाद में फिर कोर्ट ने, है ना, जुडिशरी ने बोला कि भाई इस पे, है ना, हम हिनियस, है ना, अब डिफाइन किया कि हिनियस क्राइम क्या होगा, रेयर ऑफ द रियरेस्ट केस क्या होगा, ठीक है। माइनर पर अगर केस ऐसा होता है तो उसमें भी कैपिटल पनिशमेंट का प्रोविजन डाला गया, ठीक है। हाँ, यस, ठीक है, पनिशमेंट इसीलिए, है ना, कैपिटल सेंटेंस इसलिए मिला क्योंकि डेथ हुई थी, ठीक है। उस समय तक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस या हिनियस क्राइम, ठीक है, ये सारी डेफिनेशन नहीं दी गई थी। क्लियर हुआ ये, ठीक है, क्योंकि क्या कह रहा है, ऑफेंस हुआ, वायलेशन ऑफ द लॉ, ठीक है। अब ये हिनियस क्राइम वाला लॉ था ही नहीं सर, उसके बाद फिर प्रोविजन बनाए गए, ठीक, कि मल्टीपल रेप अटेम्प्ट है तो फिर कैपिटल पनिशमेंट होगी, माइनर पर ऐसा अटेम्प्ट है तो कैपिटल पनिशमेंट होगी, ठीक है। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है तो कैपिटल पनिशमेंट होगी, ठीक है। इस केस में फिर जुवेनाइल 16 ईयर्स से देखा जाएगा, उसकी मेंटल कंडीशन से देखा जाएगा, ठीक है। उसका एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, साइकोलॉजिकल टेस्ट ये बताएगा कि इसकी मेंटेलिटी एज एन अडल्ट है कि एज अ चाइल्ड है, ठीक है। तो ये सारी चीजें बाद में आई हैं उस केस की। क्लियर हो रहा है ना भाई। उस केस में भी एक जुवेनाइल एक्यूज था, जुवेनाइल एक्यूज को कैपिटल पनिशमेंट नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि तब तक जुवेनाइल की डेफिनेशन क्या थी, बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। प्रोविजन क्या था, बोन डेंसिटी टेस्ट, ठीक है, बिलो द एज ऑफ 18 ईयर, प्रोविजन क्या था, बोन डेंसिटी टेस्ट। अगर उससे 18 ईयर्स की एज अबव आती है तो उसको एडल्ट ट्रीट किया जाएगा, नहीं आती तो जुवेनाइल है, भले उसकी एज 17 ईयर्स 11 मंथ क्यों ना हो। क्लियर हो रहा है, बात समझ में आई, ठीक है। तो अब हम जो ये सारे प्रोविजन देखते हैं वो इस केस के बाद आए, ठीक, ठीक है ना। तो वहां पर एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ लग रहा था, ठीक है ना। चलिए, हाँ, कि अगर ऐसा कोई क्राइम हो रहा है, ठीक, तो क्या किसी लॉ को बैकडेट से एक्टिव किया जा सकता है, क्या कोई लॉ, है ना, मान लीजिए आज क्राइम कमिट हुआ, ठीक है, क्राइम नहीं, आज कोई एक्ट ऐसा कमिट हुआ, ठीक है ना, लेकिन उसको क्राइम नहीं कहा जा सकता, क्यों, क्योंकि लॉ नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसके लिए कोई लॉ नहीं है ना। कल वो लॉ बने, ठीक, लेकिन लॉ एक्टिवेट हो आज से, बैक डेट से, क्या ऐसा पॉसिबल है सर, ठीक है ना। इसको कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव लॉस। क्या कहलाता है ये, रेट्रोस्पेक्टिव लॉस, ठीक है ना। दो चीजें हैं सर, रेट्रोस्पेक्टिव लॉस एंड प्रोस्पेक्टिव लॉस, ठीक है। रेट्रोस्पेक्टिव मींस जो बैक डेट से एक्टिवेट होगा, और प्रोस्पेक्टिव मींस जो फ्यूचर डेट से एक्टिव होगा, ठीक है। तो क्रिमिनल लॉस प्रोस्पेक्टिव होते हैं, ठीक, कौन से, क्रिमिनल लॉस, है ना, ये कभी भी रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकते, ठीक, बट सिविल लॉस कैन बी रेट्रोस्पेक्टिव, ठीक है। सिविल लॉस क्या हो सकते हैं सर, रेट्रोस्पेक्टिव हो सकते हैं, ठीक है ना। हमने आर्टिकल 16(4)(a) इसको बहुत ज्यादा डीप में नहीं पढ़ा, ठीक है, लेकिन इस आर्टिकल से दो अमेंडमेंट रिलेटेड है, ठीक। फर्स्ट वन इज 77th अमेंडमेंट एंड द नेक्स्ट वन इज 85th अमेंडमेंट, ठीक है। 77th अमेंडमेंट दैट इज 1995, 85th अमेंडमेंट दैट इज 2001, ठीक है ना। एक ब्रीफ में चर्चा करते हैं सर इस पे, ठीक है। 16(4)(a) क्या कह रहा है, 16(4)(a) कह रहा है रिजर्वेशन इन प्रमोशन, ठीक है, रिजर्वेशन इन प्रमोशन, ठीक है ना। 77th अमेंडमेंट 1995, ठीक, इसने मना कर दिया रिजर्वेशन इन प्रमोशन नहीं होगा, ठीक है। 85th अमेंडमेंट इसको लागू करता है, ठीक है, सर्टेन कंडीशंस के साथ, ठीक है ना, सर्टेन कंडीशंस के साथ इसको लागू करता है। लेकिन 85th अमेंडमेंट आया कब, 2001 से, लेकिन 85th अमेंडमेंट एक्टिवेट कब से हुआ, 1995 से। बात समझ में आई, ठीक,
है ना, क्योंकि ये सिविल लॉ था। क्या था सर? ये सिविल लॉ था। ठीक है, क्लियर हुआ है ना। क्रिमिनल लॉ रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता, सिविल लॉ रेट्रोस्पेक्टिव हो सकता है। ठीक, रेट्रोस्पेक्टिव समझ में आ रहा है ना, किसी कानून को बैक डेट से लागू करवाना, पीछे से। ठीक है ना, आप जब है ना सर्विस में जाएंगे तब ये काफी बार होगा आपके साथ कि आपका डीए अप्रूव होगा, अनाउंस होगा कब? अक्टूबर में, लेकिन ये कहा जाएगा कि डीए का अप्रूवल आपको जुलाई से दिया जाएगा। ठीक है ना, अनाउंसमेंट कब हुआ? अक्टूबर में हुआ, लेकिन आपसे कहा जाएगा कि भाई आपको ये अलाउंस मिलेगा जुलाई से, मतलब प्रीवियस जुलाई से, इसके पहले वाली जुलाई से। ठीक है, तो वो जितना एक्यूमुलेट होगा वो अमाउंट एक साथ फिर आपकी सैलरी के साथ आता है। क्लियर है ये? ठीक है, ये सारे क्या है? सिविल लॉज है। ठीक है, सिविल लॉज रेट्रोस्पेक्टिव हो सकते हैं, क्रिमिनल लॉ रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता। ठीक, क्लियर है ये? चल, चलो कहां पहुंचे फिर सर? ठीक है ना, इतना सफिशियंट है सर 20 के साथ। ठीक है ना, वो कुछ ज्यादा ही इसमें डिस्कस कर लिए है, इतना हमारे मतलब रेट्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव हो सकता है सर, कभी पूछ ले, काम का रहे हमारे। ठीक है, लेकिन उससे पहले का जितना हमने लिख लिया ना कि एक्स पोस्ट फैक्टो क्या है, ठीक है, नो डबल जेपार्डी क्या है, और नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ठीक है ना, सेल्फ इंक्रिमिनेशन में एक्सेप्शंस ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, एनएसए, टाटा, पोटा, ये सारे जो एक्ट हैं इसमें सेल्फ इंक्रिमिनेशन एक्सेप्ट होता है। ठीक, नेशनल सिक्योरिटी से अगर रिलेटेड है तो सेल्फ इंक्रिमिनेशन एक्सेप्ट होता है। अगर वो व्यक्ति कह रहा है कि भाई हाँ मैंने अपराध किया है, तो मान लिया जाता है ये अपराधी है। ठीक है, क्लियर है ये? है ना, नहीं तो फिर जुडिशरी किस पे चलती है कि भाई एक्यूज जो है दैट इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन, प्रूवन गिल्टी। ठीक है, जो भी एक्यूज है, जिस पर है ना चार्जेस लागू हुए हैं, दैट पर्सन इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। जब तक सिद्ध नहीं होता है तब तक वो इनोसेंट। ठीक है, क्लियर है ये? है ना, चलिए नेक्स्ट चलते हैं सर, आर्टिकल 21। क्या कह रहा है 21? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। क्या चल रहा है भाई अभी? चल, क्या है? बारात है? अच्छा, चलिए लिखिएगा। अगेन वर्ड क्या है? नो पर्सन। क्या है वर्ड? नो पर्सन shall be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by law। ठीक है, नो पर्सन, दैट मीन सर ये भी सिटीजन तक कंफाइंड नहीं है, दिस इज फॉर ऑल। ठीक है ना, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ पर्सनल लिबर्टी, सॉरी, deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by law। ठीक है, चलिए, हाँ चलिए ध्यान दीजिएगा, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, क्या कह रहा है? नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड। सबसे पहले तो यही देखना है सर, ठीक, नो पर्सन है ना, इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल, नॉट ओनली, है ना, नॉट जस्ट फॉर सिटीजन। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, मतलब आप किसी की लाइफ को डिप्राइव, आप किसी की हत्या की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक, लेकिन आपके प्रोविजन में कैपिटल पनिशमेंट है, आपके लॉ में कैपिटल पनिशमेंट का प्रोविजन है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि आपने ऐसा लॉ बनाया है। ठीक, आपने क्या किया है? ऐसा लॉ बनाया है। ठीक है, अच्छा, कैपिटल पनिशमेंट में भी क्या कहते हैं? ठीक, हैंग टिल डेथ। ठीक है, क्या कहा जाता है? हैंग टिल डेथ। ठीक, तो ये पनिशमेंट उसी प्रोसेस से दी जाएगी, ठीक है, और किसी अदर प्रोसेस से नहीं दी जाएगी कि आपने कोई ऐसा लीथल कोई इंजेक्शन दे दिया कि वो पर्सन है ना रात में सोया और फिर सोने के बाद उठा ही नहीं।
ठीक है ना, स्वीट डेथ जिसको कह रहे हैं, ठीक है ना, कि भाई उसको कोई तकलीफ नहीं हो रही है, ठीक है ना, आपने एक इंजेक्शन दे दिया और इंजेक्शन से क्या हो रहा है, वो व्यक्ति सो रहा है, ठीक है, और सडन कोई हार्ट अटैक आ जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा, कोई उसके साथ ऐसा है ना, उसको कुछ फील नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा, जब आप हैंग टिल डेथ कर रहे हैं तब क्या कंडीशन है कि भाई उसको वो सारी चीजें फील हो रही हैं, ठीक है ना, भाई वो सफोकेट करेगा, है ना, छटपटाएगा, ये सारी चीजें होंगी, ठीक। तो ये कहा जाता है कि भाई प्रोसीजर ऐसा बना दीजिए आप कि देयर शुड बी, है ना, अगर मौत ही देना है, कैपिटल पनिशमेंट ही देना है, तो ऐसी हो कि भाई उस व्यक्ति को ज्यादा तकलीफ ना हो, ठीक है। लेकिन ऐसा प्रोसीजर है नहीं, ठीक है, नहीं किया जा सकता बिकॉज प्रोसीजर नहीं है, ठीक है। और क्या फॉलो करना है, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक। पर्सनल लिबर्टी को भी आप छीन सकते हैं, ठीक है, भाई आप जेल दे देते हैं किसी व्यक्ति को, अपराधी को क्या कहते हैं कि भाई आज समाज से अलग करके इनको कहां कर दो, एक जेल में डाल दो, एक कारागार में डाल दो, वहां पर उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस रहेगी, वहां पर उसके फंडामेंटल राइट्स उस तरह से एक्टिव नहीं रहेंगे, ठीक है। तो आप पर्सनल लिबर्टी को इंक्रोच कर रहे हो, ठीक, लेकिन क्यों कर पा रहे हो, बिकॉज देयर इज अ लॉ फॉर इट, ठीक है, इसके लिए एक कानून बनाया गया है। क्लियर है, ये आई बात समझ में, है ना भाई। अगर अपराध की श्रेणी ऐसी है कि सॉलिटरी कंफाइनमेंट दिया जाना चाहिए, ठीक है, अगर उस प्रकार का क्राइम है जिसमें सॉलिटरी कंफाइनमेंट, समझ रहे है ना, सॉलिटरी कंफाइनमेंट क्या होता है कि उस व्यक्ति को भाई आप अलग से, है ना, एक ऐसे स्थान पे रखेंगे जहां बहुत कम लाइट हो, ठीक है ना, है ना, छोटी जगह हो, कम जगह हो, उसके पास बहुत ज्यादा मूवमेंट एक्टिविटी करने की फ्रीडम ना हो, ठीक। उसको ये भी अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो दिन में, है ना, या रात में, या 24 घंटे में कभी भी उस प्रेमाइसेस से बाहर आ सकता है, ठीक है ना, वो उसी प्रेमाइसेस में अपनी सारी पनिशमेंट काटेगा। क्लियर है ना, सॉलिटरी कंफाइनमेंट कि अकेला रख दिया गया उसे ऐसे एक सेल में, ठीक है ना। सॉलिटरी कंफाइनमेंट मेंटली भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है पर्सन को, ठीक है ना, मेंटल टॉर्चर है एक तरीके का, ठीक। तो कभी कभी किसी अपराध में, ठीक है, या जेल प्रशासन कभी कभी सजा देने के लिए इस प्रकार के प्रावधान करता है, ठीक है ना, लेकिन कब करेगा, अगर प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ है। क्लियर है, ये बात समझ में आई, है ना। तो नो पर्सन, किसी के भी पर्सनल लाइफ या लिबर्टी को एनक्रोच नहीं किया जाएगा अगर वॉयलेशन नहीं है लॉ का और उस पर कोई ऐसा कानून नहीं बनाया गया, ठीक है। क्लियर हुआ ये, है ना। चलिए, नाउ दिस, हाँ आकाश, हाँ, हम्म 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 स्पीच कैसा, अच्छा वो एक्सप्रेस कर रहा है, हाँ, तो वो एक्सप्रेस कर सकता है, हम्म नहीं, तो वैसा प्रोसीजर होना चाहिए, नहीं एक्सप्रेस तो करने दे रहे हैं ना उसको, राइट क्या है एक्सप्रेस करने का, एक्सेप्टेंस का राइट थोड़ी ना है। क्यों एक्सेप्टेंस, अभी हमने देखा ना यूनियन वाले में कि भाई क्लास का एक ग्रुप बना, तो जरूरी है क्या कि भाई जो व्यक्ति अगर कह रहा है कि नहीं मुझे इसमें एडमिशन चाहिए, राइट टू एडमिट नहीं है ना, ठीक है, तो भाई उसके राइट का एक्सेप्टेंस नहीं है ना, भाई आपको ये राइट दिया गया कि आप एक्सप्रेस कर सको, कर सकते हैं एक्सप्रेस, लेकिन है ना फिर भाई, हाँ, अगर वो लॉ में है, लिखा है कि इस पे एक्सेप्शंस हैं, सर्टेन कंडीशन में इसको मोल्ड किया जा सकता है, अगर ऐसा प्रोविजन है तो किया जा सकता है, प्रोविजन नहीं है तो जुडिशरी अपने मन से कुछ नहीं कर सकती, ठीक है ना। क्योंकि अगर वो अदर देन इस प्रोविजन के बाहर जाती है तो वो कहां जा रही है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में जा रही है, ठीक है, और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ तो फीचर है ही नहीं हमारा, ठीक है ना। तो वो जो भी ग्राउंड से, जो भी वो लॉ में होना चाहिए, अगर लिखा है तो किया जा सकता, नहीं लिखा है तो नहीं करेंगे, ठीक है ना, एज सिंपल एज दैट। हो रहा है क्लियर ये, ठीक। चलिए, नाउ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, आर्टिकल 21, है ना, ये पढ़ने में हमको बहुत छोटा सा दिख रहा है, सिंप्लीफाइड है ना, लेकिन ये बहुत ही डाइवर्स वे में एक्सप्लेन किया गया है, ठीक, बाय जुडिशरी, है ना।
टाइम टू टाइम इसे बहुत ही वास्टली एक्सप्लेन किया गया है। और इसी राइट टू लाइफ है ना आर्टिकल 21 के अंदर हम देखते हैं कि भाई 2017-18 में अब एक और राइट मिलता है हमें, दैट इज राइट टू प्रिवेसी। ठीक है, राइट टू प्रिवेसी, और वो इसी आर्टिकल के अंदर आता है, आर्टिकल 21 के। ठीक है, राइट टू लाइफ के अंदर ही दिया गया है कि राइट टू प्रिवेसी। ठीक है, पर्सनल लिबर्टी से जोड़ते हुए, ठीक है ना, कि भाई व्यक्ति की निजता का अधिकार है। ठीक है, उसके पास क्या अधिकार है? निजता का अधिकार है। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना, राइट टू। इसी के साथ साथ एक और है ना, लगभग 2000 ईयर जो है वो 2005 के आसपास, ठीक है ना, दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस जाता है जहां पर यह कहा जाता है कि एवरी पर्सन शुड हैव द राइट टू इनहेल क्लीन एयर, है ना, और वो भी आर्टिकल 21 से रिलेटेड है, उसके राइट टू लाइफ से रिलेटेड है। ठीक है ना, टू हैव द एक्सेस ऑफ क्लीन एयर, साफ स्वच्छ हवा, ठीक है, सांस लेने के लिए वो उसका राइट है। ठीक है ना, किसके अकॉर्डिंग? 21 के अकॉर्डिंग। क्लियर हो रहा है ये? आई बात समझ में, है ना। उसी के बाद ये सारी चीजें जब होती हैं तब हम देखते हैं 2010 के आसपास फिर एनजीटी का गठन होता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का। ठीक है ना, नेशनल, वो क्या कर रहा है ग्रीन ट्रिब्यूनल? हाँ, उनको है ना रिफॉर्म्स करने, उनको रेगुलेट करता है, उनको इंस्ट्रक्शंस देता है, डायरेक्शंस देता है। ठीक है ना, ग्रीन ट्रिब्यूनल इस टाइप का काम कर रहा है। ठीक है, कि भाई उसका एक और पेपर वर्क बढ़ जाता है कि अगर आप कोई इस तरह की है ना इंडस्ट्री स्टेब्लिश कर रहे हैं तो पहले आपके पास है ना एनजीटी का एक क्लियरेंस होना चाहिए कि आप फॉरेस्ट लैंड पे तो नहीं कर रहे, है ना, आप पेड़ काट करके इंडस्ट्री तो नहीं बना रहे, अगर कर रहे हैं तो फिर परमिशन लेकर के आओ एनजीटी से। ठीक है, क्लियर हो रहा है ये, है ना। तो ये सारे इन केसेस के बाद ये है ना इस टाइप के ट्रिब्यूनल या जो इस टाइप की जो बॉडी क्रिएट हुई है, ठीक, वो उस केस के बाद ही हुई है। ठीक है, जहां पर जजमेंट क्या आता है कि भाई राइट टू हैव क्लीन एयर, साफ स्वच्छ हवा, ये जीवन जीने के अधिकार से संबंधित है। क्लियर है ये? आया समझ में? ठीक है, तो देयर इज अ लिस्ट ऑफ सर्टेन आइटम्स, सर्टेन आर्टिकल्स, ठीक, कुछ पॉइंट्स हैं दैट इज कवर्ड अंडर राइट टू लाइफ, जो किसके अंतर्गत आते हैं? 21 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसको हमको एक बार देखना है क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, ठीक, कि ये किससे इन्फ्लुएंस है, ये किस आर्टिकल से रिलेटेड है। ठीक है, हालांकि कंसेप्चुअली आप है ना मैक्सिमम टाइप्स उसको डिकोड कर लोगे। ठीक है ना, बस ये ध्यान रखिएगा जो कुछ फेमस है कि भाई आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, है ना, ये किसके तहत था? 19(1)A एक्सप्रेशन के अंडर आया ये। ठीक है, और राइट टू प्रिवेसी 21 के अंदर। ठीक है, राइट टू प्रिवेसी 21 के अंदर। ठीक, क्लियर है ये? आ रहा है समझ में, है ना। चलिए, तो इसकी एक लिस्ट है, लिस्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, है ना, ग्रुप में हम लोग देख लेंगे उस लिस्ट को, एज इट इज आप उसको नोट्स में लिख लीजिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखिएगा कि भाई उस क्वेश्चंस में है ना उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, वो लिस्ट में जितने फीचर हम देख रहे हैं वो सारे आपको क्वेश्चंस में दिख रहे हैं कि नहीं। ठीक है, क्लियर हो रहा है ये? चलिए, है ना। 21 में 21A भी है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, दैट इज राइट टू एजुकेशन। ठीक है ना, दैट विल कवर इन नेक्स्ट क्लास। ठीक, आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है, चलिए, ये क्लियर हुआ आर्टिकल 20? आया समझ में, है ना। इसको नाम के साथ एज इट इज ध्यान रखिएगा। ठीक है, कभी कभी ये शॉर्ट नोट के लिए आ सकता है, 2 नंबर 4 नंबर में, इन्हीं को आपसे पूछ दिया, ठीक, कि भाई इसको एक्सप्लेन करिए। ठीक है, खासकर ध्यान रखिएगा किस पे? एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, है ना, और सेल्फ इंक्रीमेंट। ठीक है ना, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ को तो कर ही लीजिएगा अच्छे से, ठीक, क्योंकि उसमें 4 नंबर का लिखने के लायक आपको कंटेंट आराम से मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? एनी डाउट? चलो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।